सुबह जब मेरी आंख खुली तो नीरज जा चुका था। टेबल पर मेरे पर्स से दबा हुआ एक कागज फड़फड़ा रहा था जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सॉरी। पहले भी नीरज के पास मुझसे बात करने के लिए शब्दों का अकाल था और आज भी वही कंजूसी। जब मैं बेसिन में मुंह हाथ धोने के लिए गई तो मुझे शीशे में अपनी सूजी हुई लाल आंखों में बीता हुआ कल किसी सपने की भांति दिखने लगा। 1 वर्ष पहले ही मेरी शादी हुई थी नीरज के साथ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था लेकिन तस्वीर से परिचय जरूर था। नीरज और मेरे माता पिता ने मिलकर ये रिश्ता तय किया था। मैं एक साधारण नाक नक्श की सांवली सी लड़की थी। मेरे लिए तो नीरज किसी सपनों के राजकुमार से कम नहीं था। नीरज ने बिना मुझे देखे शादी के लिए हाँ कर दी थी, इसलिए मैं तो उसे अपने जीवन का तारनहार ही समझ रही थी। मेरा यह मनमोहक सपना तब टूटा जब शादी की पहली ही रात को नीरज ने मुझे शाहीन के बारे में बताया। नीरज ने यह शादी घर वालों के दबाव में आकर की थी। वह तो सिर्फ शाहीन से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। शाहीन नीरज के ही दफ्तर में काम करती थी और एक अनाथ लड़की थी। घर वाले इस अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ थे। नीरज के माता पिता ने अपनी जान की धमकी देकर नीरज को यह शादी करने पर मजबूर कर दिया था, मगर प्यार तो वह बंधन है जिसे तोड़ने की कोशिश की जाए वह उतना ही मजबूत होता जाता है। पहले ही रात को मेरे सपनों का महल ताश के पत्तों की भांति बिखर गया था। सारी रात सिसकती रही। सोचा था सुबह होते ही अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर इस घर में नहीं आऊंगी, लेकिन सुबह की पहली किरण ने जब मेरे दिमाग की नसों को झकझोरा तो पहली बार मुझे अपने औरत होने पर अफसोस हुआ। विवाह के जो बेड़ियां मेरे पैरों में पड़ चुकी थीं उसे तोड़ना मेरे बस में नहीं था। अपने माता पिता की 4 बेटियों में मैं दूसरी बेटी थी। दीदी की शादी के बाद पापा अभी संभले भी नहीं थे कि मेरी शादी के खर्च ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अभी तो 2 बहनें और भी हैं। अगर मैं मायके भी जाकर बैठ गई तो मेरे माता पिता का क्या होगा? कर्ज का बोझ तो इंसान जैसे तैसे सह लेता है, परंतु शादीशुदा बेटी का बोझ कोई नहीं सह पाता। फिर मधु और कनक का क्या होगा? कैसे उनकी शादी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकारना ही होगा। यही सब सोचकर मैंने अपने सारे जज्बातों को दफन कर दिया और सिर्फ कर्तव्य की जिंदा लाश बनकर जीवित रहने का अभिनय करने लगी, जिसमें 2 अजनबी दुनिया की नज़रों में पति पत्नी का किरदार निभाने लगे। अब तक नीरज मेरी मजबूरी भांप चुका था। मेरी आड़ में नीरज शाहीन के और भी करीब आ गया था। छुट्टी के दिन घर से हम दोनों एक साथ घूमने के लिए निकलते थे, मगर मुझे मेरे मायके छोड़कर वह शाहीन के साथ चला जाता था। शाम को फिर हम दोनों एक साथ घर पहुंचते थे। मैं कठपुतली की भांति नीरज के हर इशारे पर नाचती रहती थी। शायद भारतीय संस्कारों का असर था मुझ में, जहां स्त्री को जन्म से ही पत्नी धर्म सिखाया जाता है। यह असुरक्षा का एक डर जो नीरज से दूर होने पर मुझे मिलता। ऐसा नहीं था कि घर के लोग हमारे बीच की दूरी को समझ नहीं रहे थे, मगर पति पत्नी के बीच की बात कहकर किसी ने भी इसमें खलल डालने की कोशिश नहीं की। शाहीन के और करीब जाने के लिए नीरज ने अपनी कंपनी के कनाडा वाले ब्रांच में जाने के लिए अप्लाई कर दिया और अगले ही महीने उसका प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। कनाडा जाने से पहले ही नीरज ने मुझे बता दिया था कि वह केवल शाहीन के साथ रहने के लिए ही कनाडा जा रहा है। नीरज ने मुझसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर इस अनचाहे बंधन से मुक्त हो सकती हो और तुम चाहो तो कनाडा भी चल सकती हो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। वहाँ भी तुम्हारे खाने पीने का मैं पूरा खर्च दूंगा, लेकिन एक पत्नी का स्थान मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं कैसे बताती नीरज को कि मुझे मुक्ति या रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उसका प्यार और अपना अधिकार चाहिए। एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है। मैं तो फिर भी एक इंसान थी, मगर कहती भी तो किससे? अपनी बात कहकर नीरज तो कब का जा चुका था। कुछ ही हफ्तों में विदेश जाने की सारी कागजी कार्यवाही समाप्त हो गई और कनाडा जाने का दिन भी नज़दीक आ गया। एयरपोर्ट पर जब मम्मी ने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया तो मैं फफक रो पड़ी। काश कि मैं उनको बता पाती कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं होगा। पति का साथ भी बस यहीं तक है। कनाडा हवाई अड्डे पर जब हम उतरे तो शाहीन वहाँ खड़ी थी। नीरज ने शायद शाहीन को पहले ही भेज दिया था। उसने मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाया। मेरे हेलो का भी कोई जवाब नहीं दिया उसने। टैक्सी में बैठने के बाद में उसने मुझे बताया कि शाहीन 3 दिन पहले ही यहाँ आ चुकी है। शाहीन और नीरज दोनों को ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला हुआ था। नीरज ने अपने फ्लैट में मुझे पहुँचा दिया और खुद अपना सामान लेकर शाहीन के फ्लैट पर चला गया। कनाडा
की राजधानी ओटावा में ही हम दोनों के फ्लैट के बीच अधिक दूरी नहीं थी। टैक्सी से 15-20 मिनट लगते थे, मगर अधिक पढ़ी लिखी न होने और संकोची स्वभाव के कारण मैं अकेली बाहर नहीं निकल पाती थी। नीरज अपने वादे के मुताबिक मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। हर दिन ऑफिस जाते समय आकर पूछ जाता था, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? और मैं इनकार से सर हिला देती थी। कैसे कहती कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वह तो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते, फिर पूछने का क्या फ़ायदा। यहाँ आए हुए 6 महीने बीत चुके थे, मगर हमारी बातचीत में बस औपचारिकता ही थी। मैं अब कमरे में भी बैठी बैठी ऊबने लगी थी। सारा दिन किताबों से दिल बहलाती, भाषा की परेशानी के कारण अगल बगल भी नहीं जा सकती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके नीरज से कहा कि मुझे इस तरह खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। उस समय तो नीरज ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 दिन बाद ही उसने मेरा दाखिला एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में करवा दिया। तुम पहले इंग्लिश बोलना सीख लो, फिर तुम्हें अपने आस पड़ोस में घुलने में परेशानी नहीं होगी। मैंने भी मन लगाकर नई भाषा सीखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो थोड़ी परेशानी हुई, मगर यहाँ मैं अच्छा महसूस करती थी। परदेशियों की सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि वो आपको ज़्यादा कुरेदते नहीं हैं। आप जितना उन्हें दिखाते हैं वह उतना ही देखते हैं, परंतु जज्बात सभी के एक जैसे ही होते हैं। तभी तो वहाँ जाकर मैं अपना हर गम भूल जाया करती थी। मुझे इंग्लिश सिखाने वाली मुख्य शिक्षिका लिबिया एक फ्रांसीसी नन थीं। वह ओटावा के ही कार्लटन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका थीं। वह मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती थीं। उसके उपदेशात्मक बातों को सुनकर मुझे मानसिक शांति मिलती थी। उसने मुझे फ्रेंच बोलना भी सिखाया, क्योंकि यहाँ फ्रेंच भी अत्यधिक मात्रा में बोली जाती है। उसने मुझे विश्वविद्यालय के कैंटीन में सहयोगी रसोइये के तौर पर रखवा दिया था। मैंने एक अच्छी पत्नी की तरह नीरज से इस बारे में पूछा भी। पहले तो उसने ना नुकुर किया, फिर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी यहाँ पर किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं तो बस अपना समय काटने के लिए ही यह नौकरी करना चाह रही थी। सारा दिन कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर रोने से क्या हासिल होना था। जब तक जिंदगी है जीना तो पड़ेगा ही। हंस के जियो या रोकर, यह तो मुझ पर निर्भर करता है। मेरे रोने या दुखी रहने से किसी को क्या परवाह। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारे गिले शिकवे भुलाकर अब सिर्फ अपने लिए ही जीऊँगी। इसलिए मैंने सबको माफ़ कर दिया, चाहे वो बिना सोचे समझे मेरी शादी करवाने वाले मेरे माँ बाप हों या हम सबको धोखे में रखने वाले नीरज के माता पिता। मैंने किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखा। मैंने नीरज से भी ये कह दिया कि तुम मेरे प्रति अपने मन में कोई आत्मग्लानि मत रखो और खुशी खुशी शाहीन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों तलाक की कागज़ी कार्रवाई पूरी करके ताउम्र एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। मेरे इस बदले व्यवहार से नीरज के दिल का बोझ भी शायद हल्का हो गया था। अब तक वह स्वयं को मेरा गुनहगार समझता था, अब वह भी मुझसे एक दोस्त की भांति व्यवहार करने लगा था। सिर्फ शाहीन की आंखों में मेरे प्रति हमेशा आक्रोश ही झलकता देखा था मैंने। शायद वह मेरे और नीरज के रिश्ते को लेकर सशंकित रहती थी। कारण भी स्पष्ट था, वह बार बार नीरज के ऊपर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, मगर नीरज हर बार सुना अनसुना कर दे रहा था। एक दिन नीरज ने मुझे बताया कि शाहीन माँ बनने वाली है। मैंने नीरज को ढेरों बधाइयाँ दी। उस दिन मैं सचमुच बहुत खुश थी, लेकिन नीरज का चेहरा तो भावशून्य ही बना हुआ था। जब मैंने कारण पूछना चाहा तो शाम को आकर बताऊंगा कहकर वह चला गया। शाम को काफ़ी देर हो गई। मैंने डिनर भी तैयार कर लिया था, मगर वह अभी तक नहीं आया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि अब शायद वह नहीं आएगा। हो सकता है ऑफिस से सीधा घर चला गया हो। यह सब सोचते हुए मैंने अकेले ही खाना खाया और सोने की तैयारी में ही थी कि नीरज का फ़ोन आ गया। वह मेरे फ्लैट के बाहर ही खड़ा था। शायद बारिश की तेज़ आवाज़ में मुझे कॉल बेल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जब वह अंदर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शायद उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। मैंने नीरज को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कॉफ़ी लाने के लिए जाना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है कनिका, यहीं बैठो। शादी के बाद पहली बार नीरज का यह स्पर्श, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी मैं नीरज से थोड़ी दूर हटकर बैठ गई। पानी से भीगे उसके ठंडे हाथों की पकड़ मेरी कलाई पर अभी भी कसी हुई थी। मैं इस प्रथम एहसास को अपने अंदर समाहित कर ही रही थी कि नीरज ने अपना गीला सर मेरे कंधों पर रख दिया। वह कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, या शायद मैं सुनना ही नहीं चाह रही थी, मालूम नहीं। नीरज के बालों से गिरते हुए पानी ने मेरी नाइटी को पूरा भिगा दिया। बाहर से आती हुई बारिश की तेज आवाज़ भी मेरे कानों में घुंघरू की मानंद सुरमई ध्वनि से प्रतीत
प्रतीत हो रही थी। मैंने एक बार फिर से नीरज के बाहों के घेरे से दूर होने की कोशिश की, मगर इस बार की कोशिश में दिल ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक स्वार्थी की भांति मेरे दिमाग से अलग हटकर ढीठ की भांति खड़ी हो गई। अब मेरा खुद से लड़ना ज़्यादा मुश्किल होने लगा और मेरी देह अकेली हो गई। मैंने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर सोफे पर टिकाने की कोशिश की। नदी जानती है कि सागर में विलय होने पर उसके अस्तित्व का संहार निश्चित ही है, फिर भी वह अनेक कठिनाइयों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उद्दाम तरंगों के साथ सागर में समाहित होने को लालायित रहती है, मानो यही उसकी मंजिल हो। आंखों की लाली गवाह थी कि आंसुओं की धारा ने सारी रात उन्हें घायल किया है। अचानक मोबाइल की तेज़ आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने झट से बेसिन का नल बंद किया और मोबाइल रिसीव किया। लीबिया का फ़ोन था। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुझे जल्दी ही कैंटीन में बुलाया। मैंने जल्दी ग्रीन टी बनाई और जाने की तैयारी में लग गई। घर से निकलते वक्त जब मैंने अपना पर्स उठाया तो नीरज के सॉरी लिखे हुए कागज़ को भी मोड़कर अपने पर्स में रख लिया। विश्वविद्यालय पहुंचकर कैंटीन के कामों में मैं इतना मशगूल हो गई कि कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं रही। शाम को जब मैं निकली तो फिर वह सब कुछ मेरे दिमाग में गूंजने लगा और मैं सीधे नीरज के फ्लैट पर जा पहुंची। नीरज उस वक्त कहीं जाने की तैयारी में था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी था। ये क्या है, तुम कहीं जा रहे हो? कनिका, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आज सुबह शाहीन बाथरूम में फिसलकर गिर गई, उसका मिसकैरेज हो गया है। क्या? और तुम मुझे अभी बता रहे हो? सुबह क्यों नहीं बताया? कल रात मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और सारी रात तुम्हारे घर अपने फ्लैट में काफ़ी देर से पहुंचा मैं, और सब कुछ इतना अचानक हो गया है कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। नीरज की आवाज़ में दुख और पश्चाताप झलक रहा था। ठीक है, जल्दी चलो, मुझे भी शाहीन को देखना है, मैंने नीरज की बात काटते हुए कहा और उसके हाथों से बैग ले लिया। अस्पताल के नियमानुसार हमें शाहीन के कमरे में तो नहीं जाने दिया गया, मगर डॉक्टर ने एक बड़े से स्क्रीन पर हमें उसकी स्थिति दिखला दी। शाहीन अभी बेहोश थी। पेट के बल गिरने के कारण उसे अंदर से गहरी चोटें आई थीं और उसके भ्रूण की मृत्यु हो गई थी। आपकी पत्नी के अब जल्द माँ बनने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए आप उसके ऊपर अभी माँ बनने का दबाव ना ही डालें तो बेहतर होगा। फ्रेंच भाषा में बोलेगा डॉक्टर के इस कथन का मर्म मैं बिल्कुल समझ गई थी। बियन सुर यानी कि अवश्य। नीरज ने भी फ्रेंच में बोलकर डॉक्टर को आश्वस्त किया और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। शाहीन को कल सुबह डॉक्टर के चेकअप के बाद ही डिस्चार्ज मिलना था। रात को मरीज के पास उसके घर वालों को कतई रुकने दिए जाने का नियम नहीं था, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। रास्ते में नीरज ने बस इतना कहा कि पिछले 2 दिनों से शाहीन बहुत परेशान थी। वह मुझे बार बार तुमसे तलाक लेने और हमारी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। मैंने भी निसंकोच कह दिया कि जब तुम चाहो इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके बाद रास्ते भर हम दोनों ही खामोश थे। मैंने 1-2 बार नीरज की ओर देखा भी, मगर उसके भावविहीन चेहरे को देखकर मुझे कोई और शब्द नहीं सूझा। वह मुझे मेरी फ्लैट तक छोड़ने आया तो मुझे उससे डिनर के लिए भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है, वो भी जानबूझकर। अगले ही दिन शाहीन घर आ गई। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और शाहीन की सेवा शुश्रूषा में लग गई। नीरज ने मुझे मना भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं शाहीन की सेवा करके अपनी गलती का पश्चाताप कर पाऊंगी। शाहीन बहुत कमज़ोर हो गई थी। बच्चा खोने के गम में उसे और भी ज़्यादा मानसिक संताप सहन करना पड़ रहा था। शाहीन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसका इस तरह से ख्याल रखूंगी। शायद इसीलिए मेरे प्रति उसका व्यवहार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। वह मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे मेरी और शाहीन की दोस्ती को कि मुझे हमारी दोस्ती टूटने के कगार पर नज़र आने लगी, क्योंकि मुझे अपने भीतर एक अंकुरण सा एहसास होने लगा था और मुझे यह लगने लगा है कि नीरज का यह अंश कहीं शाहीन और नीरज के बीच तकरार ना पैदा कर दे। मैं काफ़ी बेचैन थी और मैंने अपनी इस बेचैनी में नीरज को अपने हालात के बारे में सब कुछ बयान कर दिया और नीरज ने शाहीन को बता दिया। मेरी आशा के विपरीत शाहीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मेरे पाँव भारी होने की खबर सुनते ही शाहीन दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ जो मैं नीरज के बच्चे को जन्म नहीं दे पाई? नीरज पिता बनने वाले हैं। मेरे लिए यही खुशी की बात है। वैसे भी उसकी पत्नी तो तुम ही हो, उसकी ब्याहता। मैं तो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु समय की नज़ाकत को समझते हुए उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। नीरज भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से सदैव बचते रहे, लेकिन मेरा ख्याल रखने में उसने कोई कोताही नहीं की। शाहीन तो कुछ ज़्यादा ही उतावली हो रही थी बच्चे को देखने के लिए। उसका ज़्यादातर समय मेरे ही फ्लैट पर आकर बितने लगा और सारा दिन बच्चे के पैदा होने के बारे में बातें किया करती थी, मानो वह स्वयं माँ बनने वाली हो। बच्चे के लिए उसका और नीरज का उत्साह देखते ही बनता था। मैंने नीरज को इतना खुश कभी नहीं देखा। शाहीन अक्सर यह बात कहा
करती थी और मैं भी नोटिस कर रही थी। नए मेहमान के आगमन के लिए दोनों ने ढेरों तैयारियां कर रखी थीं। 36वां सप्ताह प्रारंभ हो चुका था। नीरज ने अस्पताल में मेरा रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। डॉक्टर के मुताबिक अब मैं किसी भी वक्त माँ बन सकती थी। नीरज ऐसे समय में मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उसे अचानक ऑफिस के काम से टोरंटो जाना पड़ा और उसी रात मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। शाहीन ने एम्बुलेंस बुलवाकर मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचवाया, जहां मैंने नीरज की ही एक खूबसूरत सी प्रतिकृति को जन्म दिया। शाहीन खुशी से फूली नहीं समा रही थी और नीरज तो अपनी बेबसी पर छटपटा रहा था। उसका बस चलता तो वह अभी के अभी अपने बच्चे के पास आ जाता। स्काइप पर देखने के बाद तो उसका मन और भी लालायित हो रहा था अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकती कनिका कि आज तुमने हम दोनों को कितनी खुशी दी है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं माँ बनी हूँ। शाहीन की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। ऐसे ही नीरज भी फफक पड़ा जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लेकर सीने से लगाया। बच्चे के प्रति नीरज का यह प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा मानो आज मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी मैं अधिकारिणी थी। मगर अगले ही पल मेरे कानों में नीरज की वह फुसफुसाहट गूंजने लगी और मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। सहसा मेरी आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हें क्या हुआ कनिका, रो क्यों रही हो? शाहीन ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ नहीं, अब तक मैं खुद को सबसे बड़ा बदनसीब समझती थी, मगर आज मुझे पता चला कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसी बहन और नीरज जैसा दोस्त। नीरज को दोस्त कहने में न जाने क्यों मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। मुझे शर्मिंदा मत करो कनिका, मैंने हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी, अपनी सौतन समझा और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन सही मायने में तो मैं तुम्हारी सौतन थी। फिर भी तुमने मुझे अपनी बहन समझा और मेरे लिए इतना कुछ किया, वरना परदेश में कौन करता है इतना किसी के भी लिए। नीरज से तुम्हारी शादी होने के बावजूद मैंने हमेशा नीरज को तुमसे दूर ही रखना चाहा। मुझे माफ़ कर दो कनिका। शाहीन ने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। अच्छा हुआ जो नीरज बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले गए थे, वरना शाहीन की यह बातें शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसा मत कहो शाहीन, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी सौतन समझा ही नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि मेरे पेट में नीरज का बच्चा होते हुए भी तुमने मुझसे और मेरे बच्चे से इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा। आज मुझे पता चल गया कि तुम नीरज से कितना ज़्यादा प्यार करती हो, वरना कोई अपनी सौतन के लिए इतना कुछ नहीं करता, वो भी इस परदेश में। मैंने मुस्कुराते हुए शाहीन के लहजे में ही कहा। शाहीन खिलखिला उठी। लेकिन अब मैं अपनी सौतन के लिए यानी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि हिसाब बराबर हो जाए। मेरी गंभीर आवाज़ सुनकर शाहीन ने मेरी आंखों में झांक कर मेरे शब्दों को समझने का असफल प्रयास करने लगी। मैं अगले हफ्ते भारत वापस जा रही हूँ, अपने घर। मैंने लीबिया से कहकर सारा इंतज़ाम करवा लिया है। मैंने एक ही सांस में पूरा वाक्य कह डाला और अपनी आंखों को मूंद लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा अपनी खराब रिपोर्ट माता पिता को बताने के बाद कर लेता है। यह क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो? नीरज की इतनी तेज़ आवाज़ मैंने इतने दिनों में पहली बार सुनी थी। दरवाजे पर खड़े नीरज ने शायद मेरी बातें सुन ली थी। अभी अभी तो हम तीनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है और तुमने यह अचानक इंडिया जाने के बारे में कैसे सोच लिया? तो तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कैसे कर सकती हो? अचानक नीरज की आवाज़ भर्राने लगी और शायद पैर भी कांपने लगे। वह नज़दीक पड़े सोफे का सहारा लेते हुए फर्श पर बैठ गया। यह देखकर शाहीन दौड़कर उसके पास चली गई और उसे ले जाकर अपने कमरे में ले गई। लेकिन मैं एक निष्ठुर की तरह जड़वंत बनी रही। प्लीज़ अपना फैसला बदल दो कनिका, वरना मैं और नीरज जीते जी मर जाएंगे। शाहीन ने वापस आकर मुझसे कहा। भारत जाने का फैसला मैं कर चुकी हूँ और मैं अवश्य जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज जो हम तीनों के बीच में प्यार है तो आगे चलकर नफ़रत में तब्दील हो जाए। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है और अचानक नहीं, अपनी गर्भावस्था के दौरान ही मैंने यह सोचा था। मुझे भी यह फैसला लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है शाहीन, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आने वाले समय में नीरज को मुझसे और तुम्हें लेकर दुविधा की स्थिति झेलनी पड़े। हो सकता है कि कल होकर मेरे मन में नीरज या अपने बच्चे के लिए अधिकार की भावना जागृत होने लगे, या तुम्हारे मन में मेरे और नीरज को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगे। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए यह देश छोड़कर चली जाऊंगी ताकि तुम तीनों खुशी खुशी यहाँ पर रह सको। तीनों? शाहीन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं अकेले ही भारत जाऊंगी। यह बच्चा तुम लोगों के पास ही रहेगा और तुम ही इसके माता पिता कहलाओगे। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, क्योंकि भले ही मैंने इसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखकर जन्म दिया है, परंतु दर्द तो तुमने भी सहा है। तुमने भी 9 महीने इसे महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीरज सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरे साथ बिताया हुआ वह कमज़ोर पल नशे की देन है। मांग में सिंदूर भर देने या शारीरिक संबंध बना लेने से हम पति पत्नी नहीं हो जाते। जो प्यार और विश्वास दाम्पत्य जीवन की नींव होती है, वह तुम्हारे और नीरज के बीच में ही है। नशे में भी वह मुझे तुम्हारे ही नाम से प्यार करता
रहा और मैं अनसुना करती रही। सही मायने में तुम ही इसकी माँ हो, मगर वहाँ तुम करोगी क्या और अपने परिवार वालों को क्या जवाब दोगी? शाहीन की शंका वाजिब थी। उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। भारत में बहुत सी औरतें पति के नाम का सिर्फ सिंदूर लगाकर अकेला जीवन जी रही हैं। मैं भी रह लूँगी। तुम सबके साथ बिताई हुई सारी यादें काफ़ी हैं ज़िंदगी जीने के लिए। शाहीन ने मुझे गले से लगा लिया। सच कनिका, तुम महान हो, वरना इतना कौन करता है अपनी सौतन के लिए। इतना कहते हुए शाहीन मुझसे लिपट गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा